ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान देंगे। आज मैंने कमेंट बॉक्स को बंद करवा दिया है क्योंकि आज संधि की क्लास है। फिर बीच में कोई कमेंट करेगा, मेरा मूड ख़राब हो गया तो नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए मैंने बंद करा दिया है कि जो खुरापाती लोग हैं, अब जो कमेंट नहीं करते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेचैनी उनको होगी जो हर दिन कमेंट करते हैं। तो इसलिए पहले बता दिया है कि आज चुपचाप बैठ जाओ। चलो देखो, शब्दावली अभी आपको 3 से 4 दिन आपको खुद करनी पड़ेगी। घर मत छोड़ के आना, मेरे मूड का पता नहीं है कि मैं कभी करा दूं। ये मैंने ऐसे बोल दिया है कि खुद करनी पड़ेगी संधि तक के लिए। मन करेगा तो मैं कल भी करवा दूंगी, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे। हम लोगों को पढ़ना है संधि। टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है संधि का। तो ये बताइए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको संधि से डर लगता है? डर लगता है? आओ जल्दी आओ। आज इकाई 2 है, लेकर आए ना आप लोग? मैंने कल कहना भूल गई थी। देखो, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़े वर्ण, ठीक है। वर्णों के बारे में हमने जान लिया कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हमने समझ लिया। अब हम वर्ण से बनाएंगे शब्द। तो वर्णों का वैसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो हमने जब शब्द पढ़े, अब शब्द हमारे बन गए, वर्ण के बाद शब्द। तो अब इसी शब्द में एक पॉइंट आता है शब्द निर्माण। जब हम शब्द बना रहे होते हैं तो उसी समय हम शब्दों से ही और भी कई सारे शब्द बनाते हैं। तो शब्द निर्माण एक शब्द है आपका, इसका मतलब होता है शब्द से शब्दों को बनाना। तो ये आपका अभी चलेगा, यानी इसमें हम देखेंगे कि शब्द निर्माण में हमारी कितनी विधियां होती हैं। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये चारों विधि जो है ये हमारी क्या कहलाती हैं? शब्द निर्माण कहलाती हैं। अब आपको सबसे पहले कुछ बातों को समझना है इसमें। अब वो कुछ बातें क्या हैं? बातें ये हैं कि हमारा हर शब्द, जैसे हम कहें, अगर हर शब्द की बात करें तो हर शब्द में ना संधि होती है, ना समास होता है, ना उपसर्ग होता है, ना प्रत्यय होता है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसमें ये तीनों चारों चीज़ पाई जाएंगी, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें ये कोई एक होगा या कोई दो होगा। तो हमें इस तरह की चीज़ों को सबसे पहले समझना है, और वो क्या, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जब भी हम शब्द निर्माण करेंगे, ये कोई केवल वर्ण से नहीं करते, इनमें शब्द अपने आप होता ही है। तो इसे समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा समझना है कि जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें ये अलग 5 प्रकार का होता है। इसको विस्तार से पढ़ेंगे जब आगे आएगा, ठीक है। फिर दोबारा से शब्दों का वर्गीकरण करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। फिर हम इनका वर्गीकरण फिर से करते हैं अर्थ के आधार पर, तो ये अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, इन्हें भी हम पढ़ेंगे फिर। और फिर हम इनका वर्गीकरण करते हैं व्याकरण, रूप या प्रयोग के आधार पर, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आज जो हमें यहाँ पर देखना है वो ये देखना है कि रचना या बनावट, यानी शब्दों की रचना कैसे हुई है, वो बने किस तरह से हैं, इस आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनमें जो रूढ़ शब्द है हमारा, इसका मतलब क्या होता है? ये वे शब्द होते हैं जिन्हें अगर हम और टुकड़ों में तोड़ दें तो ये अपना अर्थ खो देते हैं, ठीक है।
अब अर्थ कैसे खोते हैं, कुछ लोग कहते हैं या हम इन्हें और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, अगर हम टुकड़ों में तोड़ते हैं तो इनका अपना अर्थ नहीं बचता। तो आपको ऐसे समझना है, जैसे मान लो कि शब्द है हमारा पुस्तक। अगर ये पुस्तक शब्द है और इस पुस्तक शब्द को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ने की बात करें तो इस पुस्तक के पीछे एक किताब का होना बोध हो रहा है हमें। तो अगर हम इसका ये यहाँ से क निकाल दें अगर, तो ये पुस्त बच जाता है और इस पुस्त का क्या अर्थ है, उस किताब से तो अर्थ नहीं रहा। तो यानी जो इसके पीछे अपना अर्थ था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, कि अगर हम उन्हें और तोड़ने की कोशिश करें तो वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और फिर आता है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? योग रूढ़ का मतलब होता है कि यह बना तो होता है यौगिक के जैसा, लेकिन अर्थ के आधार पर होता है रूढ़ के जैसा, इसलिए इसमें दोनों शब्द हैं, योग रूढ़। ठीक है, तो ये बनता है कैसे, यौगिक के जैसे। जैसे शब्द हम देखेंगे कमल नयन, कमल नयन। तो जैसे ही हमने कमल नयन कहा तो हमारे दिमाग में राम की फोटो बनती है या विष्णु की फोटो बनती है। तो अब अगर हम इसे तोड़ दें दो टुकड़ों में, कमल और नयन दो टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, तो यानी राम होना जो अर्थ था वो भंग हो जाएगा। तो अर्थ किसके जैसा था, रूढ़ के जैसा। बने किससे थे, यौगिक के जैसे, दो शब्दों से मिलकर बने थे, कमल और नयन से। तो जिसके नयन कमल के समान हैं, तो इनमें ये अंतर होता है तीनों में। अब इन तीनों में अंतर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा विचार कि मैम हम पढ़ने तो जा रहे थे संधि, लेकिन आप ये क्या पढ़ाने लग गई हमको, रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द। तो आपको ये बात समझनी है, मैं वही बता रही हूँ कि जब हम शब्दकोश से शब्द उठा रहे हैं, कि मान लो पूरा शब्दकोश है हमारा 100 शब्दों का, ठीक है। अब इसमें से हम ये मान सकते हैं कि 40 शब्द हमारे रूढ़ शब्द हो गए, 40 शब्द हमारे यौगिक शब्द हो गए, 20 शब्द हमारे योग रूढ़ हो गए, इस तरह से मान लेंगे। अब ये जो योग रूढ़ शब्द हैं, ये हमारे बहुव्रीहि समास के अंदर वाले जितने भी उदाहरण होते हैं ये सब योग रूढ़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यौगिक शब्द को देखें तो ये 40 और 20 दोनों को मिला के कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए, 60 शब्द हो गए। तो ये 60 शब्द ही हमारे शब्द निर्माण में आते हैं। ठीक है, शब्द निर्माण की विधि होती है, और शब्द निर्माण की विधि 4 होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम इस 60 शब्दों को यहाँ पर बांट सकते हैं कि 15 शब्द यहाँ आ गए, 15 यहाँ आ गए, 15 यहाँ आ गए और 15 यहाँ आ गए। तो हमें यहाँ पे एक बात ये पता चली कि सारे शब्दों में संधि नहीं होगी, सारे शब्दों में प्रत्यय नहीं होगा, सारे शब्दों में उपसर्ग या सारे शब्दों में समास भी नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि जो हमारे शब्दकोश में 100 शब्द हैं, उनमें से कुछ शब्दों में संधि है, कुछ शब्दों में समास है, कुछ शब्दों में उपसर्ग है, तो कुछ शब्दों में प्रत्यय है। तो ये बात मुझे आप लोगों को पहले समझानी है। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पे संधि कराऊंगी, तो शब्द आ गया सुरेश, तो सुरेश शब्द में संधि मिल गई। तो आप में से किसी का नाम था सुरेश, तो आप बैठे थे तो आपने देखा कि अरे अच्छा सुरेश शब्द में संधि है। तो फिर किसी ने पूछा उसका नाम विजय, कि विजय में कौन सी संधि होगी। तो फिर मैंने बता दिया कि नहीं, विजय में संधि नहीं है, विजय में उपसर्ग है। तो फिर उसकी ही बगल में बैठा हुआ था एक सोनू, तो बोला सोनू में कौन सी संधि होगी। तो भाई सोनू में ना संधि है ना उपसर्ग है। तो हमें यहाँ पर ये बात जाननी है कि सारे शब्द में संधि नहीं होगी, सारे शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होगा, सारे शब्द में समास नहीं होगा। तो कुछ शब्द होते हैं तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि इस तरह से। तो शब्द निर्माण में आने वाले शब्द हमारे यौगिक शब्द होते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना। तो अब अपना दिमाग ये मत दोहराना कि भाई कौन कौन से शब्द में संधि है। अब इसके बाद एक दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है वो ये समझना है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इन शब्दों की, तो इनमें 4 तरह से ये शब्द निर्माण हो रहा है। ठीक है, शब्द निर्माण मतलब शब्दों का बनना। तो इन चारों में क्या अंतर होगा वो मैं यहाँ पे आपको पहले समझा देती हूँ, और इस अंतर को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
तो जब हम संधि की बात करते हैं तो संधि होती है दो वर्णों के अंदर, ठीक है। संधि किस में होती है? दो वर्णों में। और हम समास की अगर बात करें तो समास होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों में के मेल से जो एक शब्द बनता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या होता है? समास। तो अब हमें इन दोनों में अंतर क्या समझ में आया? संधि तो होती है वर्णों में, ठीक है, और समास होता है शब्दों में। अब उपसर्ग और प्रत्यय की बात करेंगे तो उपसर्ग क्या होता है कि एक मूल शब्द है आपका, मूल शब्द। इस मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश होता है, ठीक है, और जो ये शब्दांश होता है तो ये क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और इस मूल शब्द के अंत में कोई शब्दांश होता है तो ये शब्दांश क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमें इन चारों में सबसे पहले ये पॉइंट समझना है कि यानी जो संधि है वो किस में हो रही है? दो वर्णों में हो रही है। जो समास है वो दो या दो से अधिक शब्दों में पाया जाता है, मिलता है, उससे बनकर एक नया शब्द बनता है। और उपसर्ग वो शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, पीछे जुड़ता है, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया ना तीनों में? अब ये तो इनमें अंतर है, अब इनमें समानता क्या है वो आपको समझनी है। यहाँ पे समानता ये है इन तीनों में कि ये जब संधि बनेगी तो ऐसा नहीं है कि दो वर्णों से बनेगी, ये दो शब्दों के वर्णों में बनेगी। यानी इसमें एक शब्द होगा और एक दूसरा शब्द होगा, तो इसका अंतिम वर्ण होगा और इसका प्रथम वर्ण होगा। ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? तब संधि बनाएंगे, ठीक। तो ये शब्द और ये शब्द, इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ होगा, और इन दोनों शब्दों का जो अर्थ होगा वो बनने वाले नए शब्द में निहित होगा। कैसे मैंने ये कहा इसको समझ लो। जैसे मैं उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया हिम प्लस आल्य, तो ये दोनों शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? हिमालय बना रहे हैं, ठीक है। हिमालय बना दिया। हिम माने क्या होता है? बर्फ, ठीक है। आल्य माने क्या होता है? स्थान। तो हिमालय क्या है? वह पर्वत जिस पे बर्फ ही बर्फ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय वह स्थान जहां बर्फ रहे। तो यानी ऊपर जो टुकड़े हैं, जो शब्द हैं ऊपर, उन दोनों शब्दों का अर्थ इस बने हुए शब्द में निहित है। तो यही हमारी संधि का नियम, मतलब संधि जब हमारी होगी तो उसमें यही नियम हमारा काम करेगा। अगर किसी शब्द के अंदर ऊपर जो टुकड़े हैं उनमें से दोनों में से किसी एक का भी अर्थ अगर नीचे नहीं आया तो इसका मतलब वो शब्द हमारा उस विधि से नहीं बना, ठीक। अब इसी तरह से समास में होता है। जैसे मान लो समास में हमने लिखा राजा का कुमार, तो राजा का कुमार जब होता है, इन शब्दों को आप एक शब्द क्या लिखते हो? राजकुमार। तो राजकुमार ये शब्द जो बन के आया, ये समास विधि से बन के आया, समस्त पद है, तो इसमें समास विधि हो गई। अब यहाँ पे जो राजकुमार है इसका अर्थ यही है ना कि राजा का पुत्र ही क्या कहलाता है? राजकुमार। तो यहाँ पे राजा का कुमार, तो दोनों शब्दों जो ऊपर शब्द है उनका अर्थ नीचे है, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो यहाँ पर हमारा उपसर्ग है अ, इसका मेल किससे हो रहा है? सत्य शब्द से हो रहा है। तो शब्द हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे असत्य बन रहा है। तो असत्य शब्द का मतलब क्या हुआ? अ माने नहीं और सत्य माने सच। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया? जो सच नहीं है वही। तो देखो उपसर्ग विधि से भी जो शब्द बन के आया उसके अंदर भी वही अर्थ है दोनों शब्दों का, तो इसमें भी अर्थ हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम जब प्रत्यय की बात करें, जैसे मान लो हमारा प्रत्यय आएगा, शब्द है हमारा, जैसे हमने शब्द लिया मानव,
और इसमें हमने क्या जोड़ा, ता, तो इससे शब्द हमारा क्या बना, मानवता। तो ये जो प्रत्यय होता है इसका अपना अर्थ तो नहीं होता, लेकिन इसमें जो मूल शब्द होता है इसका अर्थ इसमें जरूर होना चाहिए। तो मानव मतलब मनुष्य, और मानवता का मतलब मनुष्य का गुण। तो यानी इस मानवता शब्द में इस शब्द का अर्थ है निहित। तो बस ये इसमें समानता है इन चारों में। यानी समानता ये कहती है कि ये जिन शब्दों से मिलकर बन रहे हैं उन शब्दों के या तो दोनों के दोनों शब्दों का अर्थ या दोनों में से किसी एक शब्द का अर्थ इसके अंदर निहित होता है। ये शर्त है। अगर मान लो ऐसा शब्द ना हो कि इसके अंदर उसका अर्थ ना हो तो वो उस विधि से बना हुआ शब्द नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने शब्द लिखा दुकाल, बताइए इसमें उपसर्ग है क्या? दु माने बुरा, काल माने समय, तो दुकाल तो बुरा समय, तो इसमें उपसर्ग हो गया, इसमें उपसर्ग है दु। अब इसी तरह से एक शब्द आ गया दुकान, क्या यह उपसर्ग विधि से बना है? ये नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दु माने बुरा, कान माने कान, तो बुरा कान थोड़ी ना दुकान होता है। या दु माने दो से भी अर्थ लगाएं तो दो कान थोड़ी ना दुकान होता है। दुकान का अर्थ क्या है? वह स्थान जहाँ पर सामान बेचते हैं या वह स्थान जहाँ से सामान खरीदते हैं उसी स्थान को तो दुकान कहते हैं। तो यानी जो ये दो टुकड़े हम इसके बनाते हैं उन टुकड़ों का अर्थ जो मूल शब्द बना उससे कोई लेना देना नहीं रहा। तो इसलिए दुकान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी दुकान शब्द उपसर्ग से नहीं बना हुआ। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा अब जब हम आगे पढ़ेंगे और जो हमारे पास शब्द आएंगे और उन शब्दों के अंदर जब हम देखते हैं कि इसके अंदर अर्थ होना चाहिए तभी वो उस विधि से बने हैं। तो इस तरह से आपको एक पहचान मिलेगी हर चीज़ की कि किसके अंदर क्या अर्थ है, तो यह संधि विधि से बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको 2 पॉइंट इसलिए ये चीज़ ये बताई कि ताकि आपको ये पहचान हो जाए कि संधि में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ शब्द निर्माण में सबसे पहले हम यहाँ किसको पढ़ेंगे? संधि को पढ़ेंगे। तो अब हम संधि की शुरुआत करेंगे, संधि एवं संधि विच्छेद। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम सबसे पहले करेंगे संधि और संधि विच्छेद करेंगे हम बाद में। पहले हमें सीखनी है संधि, उसके बाद हम सीखेंगे संधि विच्छेद। ठीक है, तो चलो संधि की परिभाषा लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लिखो इसकी परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार का मतलब ब्रैकेट में लिखिए परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ब्रैकेट में परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिवर्तन को संधि कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए तथा इससे बनने वाला शब्द, तथा इससे बनने वाला शब्द संधि पद कहलाता है। तथा इससे बनने वाला शब्द संधि पद कहलाता है। अब देखो यहाँ आपने ये परिभाषा तो लिख ली, अब इस चीज़ को समझ लो। एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी परिभाषाएं दी होती हैं ना, वही परिभाषा सत्य है और उन्हीं परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे कहा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, और विकार का मतलब है परिवर्तन। यदि किसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया तो वह संधि नहीं होगी, ये याद रखना। तो हमें यहाँ पे पता चला है, हम एक सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसका मेल किससे हो रहा है? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? संधि पद जो बनकर आया है नया शब्द, ये हम कहते हैं संधि पद। तो ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना होगा। जब भी मैं बोलूँगी कि अंतिम वर्ण, तो इसका मतलब है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और जब मैं कहूँगी प्रथम वर्ण तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, ये उतार लीजिए, ये आपको हमेशा याद रखना होगा और संधि आपकी इसी तरह से काम करेगी। अब एक चीज़ और समझिएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं। तो जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हो तो संस्कृत व्याकरण की परिभाषा या उसके जो सूत्र होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, लेकिन हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ मैं आपको जो सूत्र लिखवाऊंगी वो हिंदी के लिखवाऊंगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि संस्कृत के सूत्र को ही हिंदी में भी पढ़ाते हैं या छात्र याद रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में ही तो याद करेंगे ना उन चीज़ों को, हमें संस्कृत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ना तो मैं संस्कृत की कोई परिभाषा लिखवाऊंगी और ना मैं संस्कृत का कोई सूत्र आपको दूंगी, मैं हिंदी का ही सूत्र आपको यहाँ बताऊंगी, जैसे ये बताया हमने यहाँ पर। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब इसे समझ लो, इसका मतलब क्या है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था, उदाहरण में लिखेंगे हिम प्लस आल्य, तो ये हमारे सामने आ गया हिमालय, हमने ये लिख दिया। आज तक आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते आए हो, हिम प्लस आल्य बराबर हिमालय। ठीक है, नर प्लस ईस बराबर नरेश, इसी तरह से अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, ऐसे रटते आए हो। कभी आपने ये नहीं सीखा कि यह शब्द बना कैसे है और किस प्रकार बना है। तो जब बात आती है आपकी दीर्घ संधि की या गुण संधि की, तो ये आसान होता है कि आप आसानी से इसे समझ लेते हो। लेकिन जैसे ही हमारी संधि यण संधि और अयादि संधि में पहुंचती है या व्यंजन संधि में पहुंचती है, तो वैसे ही हम लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि संधि तो समझ में ही नहीं आ रही। तो हम बिल्कुल शुरुआत से समझते हुए चलेंगे। तो ये उतार लिया आपने इसके नीचे, इसे उतार लीजिए। और अभी तो बस हमने ऐसे ही लिखा है, इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, इसका अंतिम स्वर आया है अ और इसका प्रथम स्वर आया है आ। इन दोनों का मेल होकर उत्पन्न विकार जो यहाँ पे आया है आ, ये आया है। अब ये कैसे आया इसे हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे आया, किस प्रकार से हुआ, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम संधि के प्रकार। जब हम चलते हैं संधि के प्रकार पर, तो आपकी परिभाषा में यहाँ मतलब आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यह आप सभी लोगों को पता है, इसमें मैं कुछ भी नया नहीं बता रही। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हम कहते हैं किसी स्वर का मेल किसके साथ होता है? किसी स्वर के साथ होता है। किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो आप लोग ये बताओ, ये एसी किसने बंद किया है ऐसे? मैं कह रही इतनी गर्मी कैसे हो गई अचानक से? खराब नहीं हो गया है? संधि की क्लास और ऊपर से गर्मी हो गई है, वैसे ही चलना पड़ेगा। क्या?
चलो, अभी आ रही है ठंडी हवा एकदम। 16 पे इतना जल्दी नहीं करता है, 20 पे सही रहता है, जैसा हमारा टेम्परेचर है ना इस समय के हिसाब से। आपको लगता है उसमें एसी वैसे ही मतलब उसके ऊपर ना फिर आपके नहीं एसी के पसीने छूटने लग जाते हैं, इतना गर्म करता है। नहीं, बाहर का टेम्परेचर अलग उसके बराबर, फिर 16 तक करने के लिए आप बोलोगे तो फिर दिक्कत होती है इसके साथ। ठीक है, चलो, मैं वही कह रही थी अचानक से इतनी गर्मी कैसे बढ़नी शुरू हो गई। तो देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब थोड़ी देर में हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ, अब तुम्हें भी प्रॉब्लम हो गई? चलो देखो, तो मैं फिर से आपको बताती हूँ, हम डिस्टर्ब हो गए इसमें। तो संधि के हम प्रकार देख रहे हैं, तो संधि के प्रकार कितने हैं हमारे, मेरे साथ बोलना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है तो वह संधि हमारी क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। लेकिन व्यंजन संधि, यदि किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ हो या किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ हो या फिर किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन के साथ हो, तो वो हमारी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। 3 तरह की स्थिति आ जाती है इसमें। हम बात करते हैं विसर्ग संधि, तो इसमें विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। अब देखो, यहाँ पर ये ध्यान देना है आप लोगों को कि आपकी परीक्षा में लगभग 70% यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, लगभग 15% और 15%, यानी हम ये कहें कि 30% हमारा इन दोनों से आता है जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। फिर स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और अगर हम इनमें चेक करें कि हमारी परीक्षा में किससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इन 3 से हमारी परीक्षा में लगभग 70% प्रश्न आएंगे और इन दोनों से लगभग 30% प्रश्न आएंगे। तो हमें ये पता चलता है कि हमारी ये 3 संधि जो हैं ये हमारे लिए क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये बहुत सरल है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, ये बहुत ज़्यादा सरल है। अब इसके बाद आती है हमारी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि जो है, ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में जो हमारे शब्द देखने को मिलेंगे तो ये अक्सर हमको वर्तनी शुद्धिकरण में मिलते हैं। हमारी परीक्षा में तो जो प्रश्न हैं लगभग इसी से आते हैं। तो हम एक एक करके इन्हें पढ़ें, एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्वर संधि की ओर। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है कि यदि किसी स्वरवर्ण के साथ किसी स्वरवर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि कहते हैं के बाद पूर्ण विराम लगा हुआ है, वहां से लिखो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। होती है के बाद आपको निर्देशक चिन्ह लगाना है और लिखो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। लिखूं या लिखना पड़े, आप लिख लोगे? लिख लो, है ना, सारा अंत तक लिखो। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि।
लिख लिया। चलो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा लिखो। यदि किसी लघु या दीर्घ, यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है। तो उत्पन्न विकार, तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है। तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है से दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई? अपने आप हो रहा है ये। यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है। से दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अब इसके रिमोट को मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी सुनाई दे गई थी। रिमोट ही बार बार इसे बंद कर रहा है। देखते हैं बंद होगा। चलो देखो, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला लिखना है। मैं इसको मिटा रही हूँ, आप लोगों को इसके नीचे ही लिखना है। इसने क्या कहा है, यहाँ पे शब्द जो हमें हमारे सामने था सजातीय। सजातीय लघु या दीर्घ का मतलब क्या है? सजातीय का मतलब है समान जाति का। यानी जब हमने देखा था ए और आ, ये आपस में क्या है? सजातीय हैं, लघु है और दीर्घ है। इसी तरह से ई और ई की हम बात करेंगे तो आपस में क्या है? सजातीय हैं, लघु और दीर्घ है। तो फॉर्मूला कहता है हमारा कि यदि किसी ए या आ का मेल अगर आपस में होता है तो इनका उत्पन्न विकार क्या होगा? आ होगा। ऐसे ही यदि किसी लघु या दीर्घ ई का मेल आपस में होता है तो इसका उत्पन्न विकार क्या होगा? ई होगा। इसी तरह से लघु या दीर्घ आपस में मेल करता है तो इनका उत्पन्न विकार क्या होगा? ऊ होगा। और ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाता है? दीर्घ स्वर संधि का। अब इसको उतार लीजिए और यहाँ पर स्टार डाल लीजिए। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है। ना आपको शब्द याद रखने हैं, कैसे उन्हें तोड़कर जोड़कर लिखना है, ना वो याद रखना। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपको संधि भी करनी आएगी और संधि विच्छेद करना भी आएगा। ठीक है, चलो।
उतार लो इसे। हो गया? अब इसमें एक चीज और समझाती हूँ, मिटा दूं इसे? देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ लोग कहते हैं जो ये री का मेल अगर री के साथ होता है तो इसका भी उत्पन्न विकार क्या होता है? दीर्घ री हो जाता है, इस तरह से। अब ये दीर्घ री है, ये किस में होगा? ये संस्कृत में होगा, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में ये वर्ण है ही नहीं दीर्घ वाला। तो जब दीर्घ वर्ण है ही नहीं तो हम चाहे लघु से करें, अगर लघु लघु भी करेंगे तो दीर्घ वर्ण आएगा ही। तो हमारी हिंदी की संधि के अंदर री वाला दीर्घ संधि में नहीं आता है, जबकि ये संस्कृत में होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, संस्कृत में भी ऐसे लघु और दीर्घ मिलके बनते हैं। अब इसके बाद हमारे पास तीन स्थिति आ गई, और तीन स्थिति क्या आई है? देखो यहाँ पे दिया है, किसी ए या आ का मेल किसी ए या आ से होगा तो उत्पन्न विकार क्या होगा? आ होगा। अब इसे खोल के भी लिखा गया है, तो आपके पास लिखा हुआ तो है, लिखना आपको नहीं है, बस समझना है। मैं इसको फिर से बताऊंगी खोल के। जब हमने लिखा कि तीन प्रकार की हमारे पास, मतलब तीन प्रकार की स्थिति हो गई, तो पहली स्थिति हमारे पास क्या आई कि किसी ए या आ का मेल किससे हो रहा है? किसी अ या आ से हो रहा है, तो उत्पन्न विकार सदैव क्या होगा? आ। अब ध्यान देना, कलम मत चलाओ बिल्कुल भी। इसका कहने का मतलब है कि यदि किसी लघु अ का मेल किसी लघु अ से, या किसी लघु अ का मेल किसी दीर्घ आ से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी लघु अ से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी दीर्घ आ से होता है, तो इनका आपस में मेल होने पर सदैव उत्पन्न विकार क्या होगा? इनका दीर्घ आ ही होगा। बात समझ में आ गई? तो उदाहरण देखते हैं हम इसमें। जैसे मान लो शब्द है हमारे पास परम प्लस आत्मा। अभी लिखना मत, अब संधि में मत लिखना, ठीक है? अब मैं आपको समय दूंगी। अब यहाँ पे बताओ, ध्यान दो, इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ या म? सबको पता है ना कि अंतिम वर्ण क्या है इसका? अ। जब इसका हम अ बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? परम बच जाएगा। म बचेगा हल के साथ। हल के साथ क्यों बचा? क्योंकि इसका स्वर बाहर निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारा? आ। तो यहाँ हमारा आ जाएगा। अब इन दोनों का मेल करेंगे तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? आ। और यहाँ पे हम इस टुकड़े को उतार लेंगे जो हमारे पास यहाँ दिया है, और यहाँ पे हम इस टुकड़े को उतार लेंगे तमा। ठीक है, तो अब इन्हें हम जोड़ देंगे। ये जो हमारा आ है ये किसको पूरा करेगा? इस म को पूरा करेगा। क्यों पूरा करेगा? क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये आ इस म को सहारा दे देता है, तो ये क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा ये टुकड़ा, हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ ये टुकड़ा बचा, ये लिख लिया। शब्द क्या बन गया हमारा? परमात्मा। तो आपको ये बात तो पता थी कि परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा बनता है, लेकिन वो बनता कैसे है ये आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको लिखा है उतार के, वैसे ही उतार लीजिए इसको। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। हम्म हम्म उतार लो चलो इसे।
लिख लिया ये। चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, दूसरी स्थिति, कि यदि किसी ई या ई का मेल किससे हो रहा है, किसी लघु या दीर्घ ई से, तो उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है किसी लघु ई का मेल किसी लघु ई से, किसी लघु ई का मेल किसी दीर्घ ई से। बोलो इधर ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं लिखने के लिए मना कर रही हूँ ना, मेरे साथ मत लिखो, अब मत लिखो, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। किसी दीर्घ ई का मेल किसी लघु ई से, तो किसी दीर्घ ई का मेल किसी दीर्घ ई से, कैसी भी स्थिति हो इसका उत्पन्न विकार सदैव क्या होगा, दीर्घ ही आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, शब्द दिया है हमारा नदी प्लस ईश। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे बनेगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि नदीस होगा, लेकिन हमें देखना है कि नदीस कैसे होगा। मना किया ना लिखने के लिए, मान नहीं है हो, पहले समझ लो इसे, ठीक है, आसान है, लेकिन इस प्रोसेस को जो मैं बता रही हूँ, इस प्रोसेस को थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे तो संधि विच्छेद भी इसी से हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अंतिम वर्ण क्या है, ई, ठीक है, प्रथम वर्ण क्या है, ई, दोनों ही दीर्घ है, तो दोनों का मेल करेंगे तो उत्पन्न विकार क्या आएगा, दीर्घ। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा था हमारे पास, नद, हल के साथ क्यों बचा, इसमें से बाहर निकाल लिया था ई हमने, तो यहाँ लिख देंगे, ये टुकड़ा यहाँ आ गया। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, स। अब आप इसको जोड़ दीजिए, अब इसे जोड़ के लिखेंगे, ये ई इस द को पूरा करेगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, दी, यहाँ टुकड़ा आ गया, शब्द क्या हो गया, नदीस। अब उतारो, देखो ऐसे ही शब्द आता है आपका रवि प्लस ईश, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अंतिम वर्ण इसका क्या है, ई, कौन सा ई है, लघु ई। प्रथम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। आपको पता है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों का मेल करेंगे, कोई सा भी आएगा तो विकल्प हमारा हमेशा क्या आएगा, परिवर्तन, दीर्घ ई। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, रव, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, स। ये ई इसे जो पूरा करेगा तो पूरा कर दिया, ये यहाँ पर टुकड़ा आ गया, शब्द क्या बन गया हमारा, रवीस, ठीक है, ये उतार लिया था। अब इसी तरह से देखो, यहाँ पे हमने देखा पहले दोनों बड़ी ई आई हैं, ठीक है, वहां देखा एक बड़ी ई और एक छोटी ई। शब्द है रवि प्लस इंद्र, बनता है इस शब्द से, ठीक है। अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई, प्रथम वर्ण क्या है, छोटी ई। दोनों में से कोई सा भी आया, उत्पन्न विकार क्या होगा, बड़ी ई। यहाँ पर जो टुकड़ा है उसे जोड़ देंगे, यहाँ पर जो टुकड़ा है वो क्या बचा, रव बचा, हल के साथ बस इसको जोड़ दीजिए, ये ई इस व को पूरा करेगा, ये पूरा हो गया, ये टुकड़ा आ गया और ये टुकड़ा यहाँ आ गया, शब्द क्या हो गया, रविंद्र। समझ में आया किस तरह से हुआ, यहाँ पे लघु है, यहाँ लघु है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, दीर्घ हो गया,
यहाँ पर लघु है, यहाँ दीर्घ है, तो यहाँ क्या हो गया, दीर्घ हो गया। इस तरह से परिवर्तन आ रहा है हमारा। बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरी स्थिति हमारी क्या कहती है कि यदि किसी उ या उ का मेल किससे हो रहा है, किसी उ या उ से हो रहा है, तो उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ उ होगा। फिर से देख लो इसमें स्थिति कैसे, किसी लघु उ का मेल किससे हो रहा है किसी लघु उ से, या किसी लघु उ का मेल किससे हो रहा है, किसी दीर्घ उ से, या किसी दीर्घ उ का मेल किससे होता है, लघु उ से, या किसी दीर्घ उ का मेल होता है किसी दीर्घ उ से। हर स्थिति में उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ ही होगा। ठीक है, मात्रा क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम, जैसे शब्द दिया है हमारा भानु प्लस उदय। अब शब्द हमारा हो जाएगा भानुदय। तो देखो कैसे हुआ, अंतिम वर्ण क्या है इसका, उ, प्रथम वर्ण क्या है, उ, दोनों का मेल करेंगे उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ उ। यहाँ पर टुकड़ा क्या बचा, भान, यहाँ पर टुकड़ा क्या बचा, दय। अब इसे जोड़ देंगे हम, ये उ इस न को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नु, यहाँ पर क्या आ गया, भा, और यहाँ क्या हो गया, दय। शब्द क्या बन गया हमारा, भानुदय। ठीक है, इस तरह से बना, उतार लीजिए अब। हो गया। देखो दूसरा उदाहरण देखो, जैसे शब्द दिया है हमारा वधु प्लस उत्सव। शब्द है वधु प्लस उत्सव। अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ उ। प्रथम वर्ण क्या है, लघु उ। दोनों का मेल करेंगे उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ उ। यहाँ पर शब्द क्या बचा, वध, हल के साथ बचेगा ये। यहाँ पे क्या बचा, टुकड़ा हमने लिख लिया। यहाँ अब हम इसको जोड़ देंगे, ये उ इस ध को क्या करेगा, पूरा करेगा। ये बचा हुआ टुकड़ा और ये बचा हुआ टुकड़ा क्या हो गया, वधूत्सव। उतार लो इसे अगर जगह हो तो। हमने इससे पहले देखा दोनों तरफ लघु लघु है हमारे, अब यहाँ पे दीर्घ आ गया और ये लघु आ गया। ठीक है, देखो एक और उदाहरण देखो, मिटाओ इसे, लिख लिया। शब्द आता है हमारा, जैसे शब्द दिया है साधु प्लस ऊर्जा। शब्द है साधु प्लस ऊर्जा।
अंतिम वर्ण क्या है? लघु उ। प्रथम वर्ण क्या है? दीर्घ उ। दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या होगा? दीर्घ उ। यहाँ पर टुकड़ा क्या बचा? सा। ध बचेगा हल के साथ। यहाँ पर क्या टुकड़ा बचा? जा। ठीक है, अब यहाँ इसे जोड़ देंगे। ये जो उ है इसे इसके साथ पूरा करेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर टुकड़ा जोड़ दिया, यहाँ पर टुकड़ा, शब्द क्या हो गया? साधुर्जा। यहाँ हमें पता चलता है इधर लघु आ गया हमारा, इधर दीर्घ आ गया, तो भी हमारा क्या उत्पन्न विकार होगा? दीर्घ ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये है हमारी दीर्घ संधि। बात समझ में आई आपको? उतार लो इसको। अब देखो नीचे आपके उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया है 1 प्लस अंकी बराबर क्या हो गया? एकांकी। जल्दी से इसे करके बताओ जिस तरीके से मैंने करा है खोल कर। क्या आप ऐसे कर पाते हो या आपको कहीं कोई दिक्कत होती है? 1 प्लस अंकी एकांकी। किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दें, कल से चैट खोल के रखूंगी। अगर फालतू बकवास किसी ने किया तो ऐसे ही बंद रहेगा। जैसे अब आधे तो बेचैन होंगे, लो आज तो कुछ लिख भी नहीं पा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा क्लास करने में, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो छात्र कुछ लिखते नहीं है, हमेशा चुपचाप पढ़ते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? हो गया या नहीं हुआ? देखो आप में से ऐसा हो सकता है कि किसी को न समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि मैम ये जो अनुस्वार है इसका क्या करेंगे। शब्द है हमारा, मैं बता देती हूँ, 1 प्लस अंकी। अब आप इसकी पहचान करेंगे कि ये अनुस्वार आपका है क्या। तो अनुस्वार और अनुस्वार के बाद ये कौन आए हैं? दादाजी हैं या नाना जी? दादाजी हैं, तो दादाजी हैं तो मतलब वो बच्चा क्या है? पंचमाक्षर है। तो आप उसको उसके अस्तित्व में लिख सकते हो, उसके मूल रूप में लिख सकते हो इस तरह से। तब ऐसे लिख लोगे तो आराम से कर लोगे। या फिर आपके पास एक और तरीका है कि अंतिम वर्ण निकालना है। इसका अंतिम वर्ण हो गया अ और इसका प्रथम वर्ण निकालना है, तो प्रथम वर्ण निकालेंगे। मान लो कि अगर ये अनुस्वार भी होता तो इसमें पहले अ होता है और उसके बाद अनुस्वार होता है, तो हमें तो पहला ही वर्ण चाहिए ना, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे बाहर निकाला, दोनों का मेल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अ। अब हम यहाँ पे टुकड़ा देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे रख के। ऐसा तो नहीं है कि अंक की बिंदी गिर जाएगी, गिरेगी नहीं ना, है ना, टिकी रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, ये हमारा आ गया ये बिंदी। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा? 1 हल के साथ। ये इसे पूरा कर देगा तो ये क्या हो गया? का। ये टुकड़ा आ गया। अब ये बिंदी इसके ऊपर रख जाएगा और शब्द आ गई एकांकी। 1 प्लस अंकी, 1 अंक से बनी ही एकांकी हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से। तो दीर्घ संधि में किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गई? देखो बहुत आसान है, बहुत सरलता से हो गया। चलो गुण संधि। अब आपको इससे पहले ना होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है वो समझ लो। होमवर्क आपका ये है कि जो यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए हैं ना, इतने सारे यहाँ पे जो नीचे दिए हैं, ये सारे उदाहरण आपको करने हैं। अब करना कैसे है कि आपको जैसे देव प्लस आल्य ये लिखकर, अब मैंने जो बताया कि अंतिम वर्ण ये, प्रथम वर्ण ये, इस तरह से जोड़ तोड़ के फिर इसका आगे देवालय आ जाएगा, वहां तक देखना है, चेक करना है। अब यहाँ पे जो ये सारे शब्द दिए हैं ना, इन सारे शब्दों में कुछ शब्दों में टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने जानबूझ के छोड़ रखी है।
तो कल की क्लास में आपको आके मुझे पर्सनली बताना है क्लास के बाद कि मैम इस वाले शब्द में टाइपिंग मिस्टेक थी, अब आपको खोजना है। क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने करी है, नहीं बताओगे तो मैं मान लूँगी कि आपने करी ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गलती खोज के लेके आनी है, तो घर पे करना है। और दूसरी चीज़, जिस रफ कॉपी पे आप ये करोगे सारे शब्दों में करना है, ठीक है, सारे शब्दों में। तो जिस रफ कॉपी पे करोगे उस रफ कॉपी को मेरे यहाँ पे लेके आना, मैं कभी भी देख सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ, मांग लूँगी कि आपने किया है अभ्यास या नहीं। देखो, दो बातें हैं, या तो आप संधि को मैं जैसे बता रही हूँ कि ऐसे अभ्यास करना है, ऐसे अभ्यास कर लो, और ऐसे अभ्यास कर लोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी संधि दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने पोते को पढ़ा सकते हो, बेटे को भी नहीं, पोते को, डायरेक्ट यहाँ पढ़ के इस क्लास में। लेकिन अगर आपने नहीं किया ऐसे, तो फिर आपको फिर अगले महीने फिर पढ़नी पड़ेगी संधि, कि संधि में क्या बताया था मैम ने। तो आपकी चॉइस है, या तो आप 4-5 दिन ऐसे कर लो जैसे मैं बता रही हूँ, और ये ज़्यादा देर का टाइम नहीं है, मतलब काम नहीं रहेगा इसमें, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे आपके, तो उतना टाइम निकाल सकते हो। तो सीखना है या नहीं सीखना है आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब ये बताओ, आगे मैं आपको पढ़ाऊँ गुण स्वर संधि या कल पढ़ाऊँ? आज इतना ही रहने देती हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर अचानक से, फिर दिमाग आपका नहीं काम करेगा तो दिक्कत होगी। तो हमने जो पढ़ा है आज की क्लास में, हमने क्या बात जानी? हमने आज की क्लास में ये बात जानी कि जो हमारी संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय हैं, ये क्या है? शब्द निर्माण की विधि हैं। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि शब्द निर्माण की विधि निम्न में से कौन सी है? तो संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय हमारे आ जाते हैं। फिर हमने ये जाना कि हर शब्द में संधि नहीं हो सकती या हर शब्द में समास नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हमने ये जाना कि संधि की परिभाषा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता तो वहाँ संधि नहीं है, तो परिवर्तन होगा तभी वहाँ संधि होगी। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि संधि हमारी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि, किसी स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है तो व्यंजन संधि, और किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो आज हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी। तो दीर्घ स्वर संधि ने हमें बताया कि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार सदैव दीर्घ वर्ण होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि किसी ए या आ का मेल होगा तो उत्पन्न विकार सदैव दीर्घ आ होगा, किसी ई का मेल होगा तो उत्पन्न विकार सदैव दीर्घ ई होगा, और किसी उ का मेल होगा तो उत्पन्न विकार सदैव दीर्घ उ होगा। ठीक है, तो ये हमारी दीर्घ संधि हमने याद करी। अब इसके आगे हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। तो जो ये आपको मैंने यहाँ पे दिया है अभ्यास करने के लिए, तो इनको जाके करिएगा। ठीक है, सारे शब्दों को, और कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मेरे से कल।